माहौल बनाए रखिए क्योंकि देश में चुनावी सीजन है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारा पड़ाव है नगीना में। नगीना नाम जरूर इस शहर का है, लेकिन इस शहर का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ये सीट बिजनौर जिले की 5 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी है और यहाँ पर 2014 से बीजेपी का कब्जा है। और अभी हाल ही में ये चर्चाएं चली थी कि यहाँ से भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। पिछले 5 साल में विकास का पहिया कितना घूमा, कितना विकास हुआ इस लोकसभा सीट पर, और सड़क, बिजली, पानी के जो मुद्दे थे वो कितने हल हुए, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे मेहमानों से। बीजेपी के बलदेव कृष्ण जी हमारे साथ हैं, मकसूद उस्मानी जी बहुजन समाज पार्टी से, मुंशी रामपाल साहब आरएलडी से हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, और काजी अरशद मसूद साहब कांग्रेस पार्टी से। आप सब लोगों से कहेंगे सभी मेहमानों का एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। और बात शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में जो हाल है किसानों का, उससे किसानों को कितना फायदा मिला, 14 दिन में गन्ना का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, मूल्य मिल रहा है किसानों का, उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सर आपसे, ये बताइए कि किसानों के गन्ना पेमेंट का क्या हाल है। गन्ना पेमेंट का तो बुरा हाल है, कहाँ गन्ना पेमेंट हुआ, किसान भूखमरी से परेशान है और ज़्यादातर किसान जो है अपना ही दुख भोग रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को जितना विश्वास से सरकार बनाई थी, उसी विश्वास पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ खरे नहीं उतरे हैं, बिल्कुल नहीं उतरे। और ख़ास तौर से मैं नगीना के लिए कहना चाहता हूं कि नगीना के सांसद जी जो 5 साल पहले सांसद बने गए थे 2014 में, एक ट्रेन चलाई इन्होंने। ट्रेन का नाम है नैनी, वो जो है काठ गोदाम से लेकर देहरादून चलती है, और उसका स्टॉपेज जो नजियाबाद बनाया, नगीना धामपुर ने स्टॉपेज नहीं बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो सांसद जी से कि नगीना लोकसभा के नाम से जाने जाते हो आप, लोकसभा के अंदर नजियाबाद के नाम से नहीं जाने चाहते। किसानों का क्या हुआ, हाल कैसा है? किसान आज भूखमरी के कागार पर है, जगह जगह आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान। जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। ये जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि किसान खुशहाल नहीं है, ये गांव में कभी जाकर भी नहीं झांकते। आज आप गांव में जाइए, उस गरीब के चेहरे पर मुस्कान देखिए जिसके घर में शौचालय नहीं था, जिसके पास आवास नहीं था। आज जब उस क्षेत्र में आप जाते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, तब आपको लगता है कि वाकई में क्षेत्र का जो विकास निचले स्तर तक विकास हुआ है। रही 14 दिन में पेमेंट हुआ है क्या? रही किसानों की बात, 14 दिन में पेमेंट हुआ है क्या? जवाब दो। रही किसानों की बात तो आप 2017 से पहले देखिए, 2 सालों का पेमेंट देखिए, 36,000 करोड़ रुपए भुगतान करा था, और अब 17-18 दिया है, वर्तमान का बाकी है। वर्तमान का भी 68,000 करोड़, यानी कि दुगना पेमेंट हमारी। जवाब ले लेते हैं सर, भुगतान हुआ या नहीं? देखिएगा, ये सब कहने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही कहा था कि मैं किसानों का 14 दिन में भुगतान करूंगा। विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी बिजनौर में आए थे और 10 मिनट तक चौधरी चरण सिंह साहब पर उन्होंने भाषण दिए थे। और मैं ये देखता हूं कि 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी जो लोकसभा में उनकी स्टैचू है चौधरी चरण सिंह साहब की, उस सब पर वो फूल चढ़ाने का मौका नहीं मिलता। किसान घाट पर उनकी प्रतिमा पर वो फूल चढ़ाने का उनको मौका नहीं मिलता। और किसानों के केवल भुगतान की बात उनके भाषणों तक है। किसानों के मसीहा का नाम बुना रहे हैं मुख्यमंत्री। नाम तो बहुत सारे बुना रहे हैं, नाम बुनाना उनकी आदत है और उनका मिजाज है। लेकिन जहाँ तक किसान की हालत है, मैं किसान खुद भी हूँ और यहाँ गन्ना समिति का चेयरमैन भी हूँ। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ कि भुगतान हुआ या नहीं? नहीं हुआ और इतना भुगतान नहीं हुआ। जी आप बताइए, बसपा वाले हो, भुगतान हुआ या नहीं? नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ। किसान परेशान है बहुत, तो किसान बहुत परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है। अब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो आप चोर उन्हें नहीं कह सकते, वो तो चौकीदार हैं। देखिए, सबसे बड़े चोर अगर कोई है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि मोदी जी किसानों की बात करते हैं, और किसानों जो करोड़ों रुपए का सूट और बूट पहन के सभाओं में जाए, वो चोर नहीं तो क्या होगा। और उसके बाद जो नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या को जो गरीबों का, किसानों का पैसा था, वो सारे लेकर विदेश भाग गए। तो ये आवाम नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के हर लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है। मैं 38 महीने से रोजगार होते स्वाते में बेरोजगार हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिली 38 महीने से। सैलरी नहीं मिली, मैं भी टीचर हूँ, नहीं सैलरी मिली। 38 महीने हो गए, सैलरी कुछ पता नहीं। यूपी गवर्नमेंट थोड़ा देती है 10%, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सैलरी नहीं देती। अलग मुद्दा मिला है, राहुल गांधी को जवाब दे दिया है क्या प्रधानमंत्री ने?
ये गठबंधन का है, गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा को हराने के लिए हमारा गठबंधन का भी है, बीएसपी और समाजवादी और राष्ट्रीय लोक दल, बाकी कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और आने वाला दौर बहन जी का होगा, बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी इस देश की। एक स्वाभाविक गठबंधन है या मजबूरी? ये ठगबंधन है, मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं होती तो इन्हें जुड़ने की जरूरत थी। जो आज तक दुश्मन थे वो आज दुश्मन जुड़े इसलिए हैं क्योंकि मोदी के आगे जीत नहीं सकते। मोदी के मुखालफत करने के लिए जुड़े हैं। 50 लोगों की टीम अलग, अब मोदी अकेला एक तरफ। हम समरसता के कारण एक हैं और ये भय के कारण एक हैं, दोनों में बहुत अंतर है। ये भय के कारण एक हो रहे हैं और आने वाली 23 तारीख को इनको पता नहीं लगेगा ये कितने गठबंधन कर लें, कितना ठगबंधन जोड़ लें एक साथ। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। वे पुनः एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस देश को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। दलित मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, क्या चमत्कार लाने वाला यूपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 सालों से त्राही त्राही कर रही है, जनता त्रस्त हो चुकी है। अब 5 साल के बाद चौकीदार का थैला छीनने का नंबर आया है। अब ये साहब अभी भी चिल्ला रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं होते। अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, सबसे पहला एजेंडा भाजपा का ये होता है कि वो सच मुद्दे पे ला करके विकास के नहीं चीख रहे, अब तो चुप है। विकास के मुद्दे पे जब बात करनी होती है तब चीखना शुरू कर देते हैं। भारत माता का प्रणाम दे रहे हैं, भारत माता का प्रमाण मुस्लिम लोगों से लिया जा रहा है। पहला छीनेंगे मोदी का 100% छीनेंगे बिल्कुल। चौकीदार चोर है, उन्होंने अंबानी को चोरी करवाई है। सरकार भटकी हुई है। असल में अभी बेरोजगारी की जो बात चल रही थी, पूरा प्रेस और मीडिया और गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनका आंकड़ा उठा के देखें, 45 साल में सबसे ज्यादा गुर्बत और बेरोजगारी आज है। और ये गवर्नमेंट के आंकड़े हम नहीं कह रहे हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है इस देश में। और अगर ये 5 साल में यहाँ इस देश को ला सकते हैं और 5 साल दे दीजिए तो इस देश का क्या होगा। अगर बेरोजगारी बढ़ी है मैडम, बेरोजगारी बहुत बड़ी है। आज के टाइम में बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते, घर पे इतनी महंगाई हो चुकी है और महिलाओं के ऊपर इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार हो रहा है। हद से ज्यादा घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या होंगी। 4 साल की बच्ची का, 8 साल की बच्ची का क्या कसूर है? एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं दिखता। महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं होती। जब जाते हैं अधिकारियों के पास तो डांट डांट के भगा देते हैं। महिलाओं का क्या होगा इनका, बताइए आप। बिहार अच्छा नहीं है पुलिस का? बिल्कुल भी नहीं है। जितना जो भ्रष्टाचार और जितना करप्शन यहाँ पे है नगीना के अंदर, नगीना क्षेत्र के अंदर, बल्कि प्रदेश के अंदर जंगल राज है। पुलिस प्रशासन तो किसी की सुन ही नहीं रहा। आज नगीने की जो मूल समस्याएं हैं उन पर तो कोई गौर कर ही नहीं रहा। आज जो 70 साल होकर हमारे देश को आज़ादी हुए, नगीना आज भी जो का तो वही है। जाने कितने सांसद आ चुके, जाने कितने MLA आ चुके। बेरोजगारी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है नगीने के अंदर, हमारे अंदर। इसके ऊपर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आज जो जैसा नगीना है 70 साल पहले, आज भी वही नगीना है। पुराना नगीना है, कुछ बदला नहीं सर, नगीना क्या बदला सर, पूरा भारत ही नहीं बदला है। और भारत की जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है। और इस टाइम जो बेरोजगारी की दर है, जो NDA सरकार में थी, UPA सरकार में थे, वो 3 पॉइंट समथिंग थी और आज बेरोजगारी की दर बढ़कर 7 पॉइंट समथिंग पहुंच गई है। बेरोजगार युवा आज सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर है। अच्छे आंकड़े हैं लेकिन गेटअप तो पूरा है ना भीम आर्मी जी, कोई गेटअप नहीं है। भीम आर्मी का पूरा गेटअप है। और डर ये है कि बड़े भाई ने चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ऐलान किया था कि मैं वाराणसी से जहां मोदी जी चुनाव लड़ेंगे मैं वहां चुनाव लड़ूंगा, तो मोदी जी ने सीट छोड़ दी। ये डर है भीम आर्मी का, ये डर है। किसने सीट छोड़ी? मोदी ने सीट छोड़ दी? किसने कह दिया आपको? ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। ये पटना से सीट हुई है उनकी। नई अफवाह शुरू हो चुकी है। ये एक नई अफवाह शुरू हो चुकी है। ये र्यूमर झूठे आरोप लगाने में इन्हें महारत हासिल है। इन्होंने राफेल के नाम पे झूठे आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दे दी। क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट ये बांट रहे हैं जो आज यहाँ पे खड़े हुए कह रहे हैं कि बनारस से मोदी जी नहीं लड़ेंगे? क्या बीजेपी के टिकट बांटने का अधिकार इन्हें दे दिया गया है? मोदी जी बनारस से लड़ेंगे और पिछले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ताना जो पिटाई की है कहीं उसका तो असर नहीं है? नहीं, देखिए, एक पहले तो मोदी जी के ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। पहले इन्होंने महागठबंधन, आप लोगों ने जो सत्ता ने पिटाई की है भीम आर्मी की, उसका देखिए, भीम आर्मी की पिटाई किसी सत्ता ने नहीं करी। जो अराजकता फैलाएगा उसे प्रशासन अपने ढंग से निपटेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमने कानून के लिहाज से काम करते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी का भी लोग इसमें जेल जाते हैं, कुछ लोग हमारे गलती करते हैं वो भी जेल जाते हैं। हम कभी पक्षपात से नहीं करते। सत्ता का हमें कभी घमंड नहीं हुआ क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, चौकीदार है। कि प्रियंका गांधी के जो एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बदलाव क्या आएगा? कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मैं भी सुन रहा था मित्रों की, किसानों की बात। इस जिले के अभी दिल से भी बोल दिया करो। दिल से बोल रहा हूँ। एक बार मेरी आप सुनिए।
कि दिल से ही बोल रहा हूँ, जैसे ये मिलावट वाला महागठबंधन बना है, जैसे दाल में से कंकर पत्थर को उठा के फेंक देते हैं, ऐसे हमारे देश का बब्बर शेर 56 इंची नरेंद्र मोदी इसके नेतृत्व में इस मिलावटखोरों को उखाड़ कर फेंक देंगे और आने वाला देश का प्रधानमंत्री दोबारा फिर नरेंद्र मोदी होगा। प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर रही, वो मोदी जी के नकल करना चाह रही है और उसके तो भाई से भी नकल नहीं होती, उसके भाई पे बैठना नहीं आता। सबसे बड़ी पंचायत में जाके बैठने के बाद आंख मारने के अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं। तो प्रियंका गांधी सिर्फ अपने पति के लिए मंदिरों में हाथ जोड़ती फिर रही है, रावण बांटने के लिए। वो राजनीति उसका कोई लेना देना, इलेक्शन से लेना देना नहीं। ना वो तो ये सोचते मेरे आदमी को हे भोले शंकर, हे गंगा मैया, मेरे आदमी को बचा ले, क्योंकि उसका आदमी जेल में जाने वाला है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रोज नया झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो फकीर है, झोला उठा के भाग जाने वाला है। जब सरकार बनी थी, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि हम बाहर से जो है काला धन लाएंगे, मगर इतना विश्व बैंक से इतना धन ले आए कि आज हमारे देश का हर प्रति नागरिक 25,251 रुपए का कर्जदार है। भाई साहब ने उधर से गठबंधन पे कहा कि ये गठबंधन नहीं, ठगों का बंधन है। तो जैसे भगवान श्री राम ने श्रीलंका पर आक्रमण करने के, रावण का वध करने के लिए हनुमान रस्तु को साथ लेके, सुब्रमण्यम को साथ लेके श्री रावण का वध किया था, इसी तरह सपा बसपा लोकदल मिलके इस देश का जो रावण है, जिसने किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को ठगा है। और एक भाई साहब फिर गठबंधन पे कराए थे, तो मैं इनके गठबंधन पे कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने भारत का तिरंगा जलाया, उसके साथ गठबंधन नहीं किया? किसके साथ किया? खुलकर बोलिए। किसके साथ? पीडीपी महबूबा मुफ्ती के साथ, और जो उधर दक्षिण में चले जाइए 26 दलों के साथ इनका गठबंधन है। क्या ये देशद्रोही नहीं है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमने सरकार बनाई थी और जिस समय लगा हमें कि ये गठबंधन का नाजायज फायदा उठा रही है महबूबा मुफ्ती, उस दिन हमने सरकार से समर्थन वापसी लिया। मैं मेरे अपने मित्र से कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का उदाहरण दे रहे थे। क्या आप उसे सत्य मानते हैं? सत्य मानते तो घोषणा कीजिए कि हमारा मंदिर बने। यहाँ चेहरा अलग होता है, वहाँ चेहरा अलग होता है। कहिए कि इस मुद्दे पर भी आएंगे, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे के ब्रेक का, माहौल बनाए रखिए, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, जारी है माहौल बनाए रखिए। राम मंदिर का मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है। बीजेपी इस मुद्दे का नाम लेकर, राम का नाम लेकर सत्ता में आई, केंद्र और राज्य में सरकार बनाई, लेकिन अभी आवाजें उठी हैं कि राम मंदिर को लेकर जो गठबंधन है वो भी अपनी स्थिति क्लियर करे। जो गठबंधन है, गठबंधन या कांग्रेस क्या राम मंदिर मुद्दे को अपने एजेंडे में लाएगी? देखिए, कानून का मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जहां देश का संविधान कहेगा मंदिर वहां बनेगा। हमें मंदिर के बनने पे एतराज नहीं है, लेकिन मंदिर सही जगह बनना चाहिए जहां कानून के हिसाब से हो। ये कह रहे हैं कि संकल्प पत्र में लेकर आएगा। पहले जिन्होंने वायदा करा था, पहले उनसे बात कीजिएगा। किसी गठबंधन के पार्टी ने, किसी ने मंदिर के बारे में कोई टिकट, ये टालने वाली बात है ना। तो ये तो आप उनसे पूछिएगा कि भाई मंदिर क्यों आपने वायदा किया। आप लोग टालने वाली बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुद्दा उठाया राम मंदिर का, तो कह रहे हैं वो अपने संकल्प पत्र में लेकर आए। देखिए, हमारे लिए राम मंदिर का इस चुनाव में मुद्दा है ना था। हमारा ये जो राम मंदिर का है वो हमारा आस्था का प्रश्न है। आपके संकल्प पत्र में ये मुद्दा रहा है, आपके संकल्प पत्र में था। नहीं, संकल्प पत्र में था, हम उसके लिए कर रहे हैं। हमने जल्दी डेट लगवानी शुरू किया, कोर्ट में पैरवी हो रही है। लेकिन कोर्ट मान कहाँ रहा है आपको? डेट आपके कहने से नहीं लगी, आप लोगों ने तो खूब विरोध किया कोर्ट का। मजबूती से उसकी पैरवी की गई, तभी तो डेट जल्दी से जल्दी लग रही है। और कोशिश की जा रही है कि सब लोगों को सहमत करके राम मंदिर का निर्माण हो। सहमति बनेगी साहब? हाँ, सहमति बनेगी और वहाँ पर मंदिर बनेगा। और ये जो है सरकार की मतलब पैरवी जो कर रही है, वो अपने स्तर से उसकी पैरवी चल रही है। और जल्दी जो लोगों की, हिंदुओं की, समाज की जो इच्छा है, करोड़ों लोगों की कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, वो सरकार को लिए प्रयास रहता है और बनेगा। मंदिर बनेगा क्या? बीजेपी बनवाएगी? बीजेपी मंदिर बनवाएगी, सहमति हो या ना हो।
मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, क्या कानून से बने, और ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। इनकी बस की बात नहीं है, ये राम मंदिर विरोधी है, झूठ बोलते हैं। मोदी राम मंदिर विरोधी कह दिया आपसे, बोल दिया राम मंदिर विरोधी है। देखिए ऐसा है, एक बात सुन लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के आखिरी क्षण में आकर के ये क्यों उठाने का काम आरोप लगा रहे हैं, आप विरोध करते हो? हम विरोध नहीं करते, हमने कोई विरोध नहीं किया, हम तैयार हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, किसी भी मुस्लिम डोर पर आज तक क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या असेंबली का चुनाव हो, किसी भी चुनाव में ये वोट मांगने के लिए मुस्लिम डोर पर नहीं जाते। ये सांप्रदायिकता रखते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। जहां कोई एमपी का अगर चुनाव का टिकट देता, आप उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड चेक कर लें। हमें जो अदालत का फैसला होगा हर मुसलमान भाई उसे मानेगा, लेकिन ये लोग सिर्फ भगवान राम के नाम पे ठगते हुए आए हैं और कुछ नहीं है इनका बात। ठग रही है बीजेपी राम मंदिर, बीजेपी राम मंदिर के नाम पे ठग रही है, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, ये इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। चौकीदार जिस नाम के टाइटल की है आप लगा के काम कर रहे हैं, चौकीदार की जरूरत करोड़पतियों को है, ना किसान को है, ना किसी गरीब को है। ये झूठ बोल रहे हैं। राम हमारा आदर्श है, क्या ये गांधी को आदर्श मानेंगे? हुसैन हमारा आदर्श है, इनके आदर्श गोड्से है। ये राम का मंदिर नहीं, नाथूराम गोड्से का मंदिर बनाना चाहते हैं। और सर रही शाहनवाज हुसैन की साहब, पिछली लोकसभा में बिहार में शाहनवाज साहब को टिकट दिया था, मगर एक मुसलमान को टिकट दिया था और वो भी नहीं जीत पाए थे। तो ये सारे चौकीदार चोर है, ये राम के नाम पे हिंदू मुस्लिम फिसाद कराना चाहते हैं। ये राम के मंदिर, ये राम के पुजारी नहीं है, ये तो गोड्से के पुजारी। अभी पाकिस्तान को टेलर दिखाया हमने, टेलर ही है, सुपड़ा साफ हो जाएगा पाकिस्तान का, टेंशन मत लो, सुपड़ा साफ है बिल्कुल। कितना समय और चाहिए? कितना समय चाहिए? समय तैयारी पूरी चल रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ आप, बिल्कुल। पुलवामा का बदला पूरा हो गया। देखिए अभी तो जैसे इन्होंने बताया ये एक सिर्फ ट्रेलर था, अभी जब तक अजहर मसूद और हाफिज सईद और ये दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में आतंक फैलाकर व्यवधान डालते, ये बहुत जल्द मारे जाएंगे और हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। फिल्म कब दिखाएंगे बीजेपी का? अभी भाषण संजय भाई ने जैसे कहा ये टेलर है, वाकई में वो देश के चुनाव का टेलर है। फैक्ट में अभी टेलर है, बदलेगा नहीं है। टेलर है, 55 सैनिक बर्बाद किए, वो टेलर है बस। जो अभी अगर चुनावी टेलर है, ये चुनावी टेलर 100% चुनावी टेलर है। और आपको एक बात और बता दूं, अभी भाई मेरे फरमा रहे थे कि हम जल्दी डेट लगवा रहे हैं, हम जल्दी जजों से फैसले करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बिगाड़ पैदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अंडर चलता है जी। चार कभी दुनिया की तारीख में नहीं देखा होगा कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा हो कि हमारे काम में दखल दिया जा रहा है, हमारे संविधान, ये संविधान की इससे बड़ी और क्या बेइज्जती हो सकती है। अगर किसी एक मुल्क का एक नागरिक भी मर जाता है तो हंगामा हो जाता है, इनकलाब आ जाता है उस मुल्क में। नोटबंदी के नतीजे में लगभग 150 लोग मरे हमारे मुल्क में, इनकलाब नहीं आया, कोई इनकलाब नहीं आया। एक शब्द मोदी जी ने अगर अफसोस का, या किसी भाजपा के सेंट्रल के मिनिस्टर ने एक शब्द अफसोस का उन मरने वालों को लिए कहा हो। हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है मुसलमानों को शक की नजर देखा जाता है। मीडिया की डिबेट के अंदर मुसलमानों को रोक के पूछा जाता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आप लगाएंगे। एक मुसलमान को रोक कर ये पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे, अरे हम हिंदुस्तान ही हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये कहेंगे गोडसे मुर्दाबाद, चल रही है इनसे। नई बात कह दी इन्होंने, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, आप कहेंगे गोडसे मुर्दाबाद। देखिए एक मिनट, देश के कोई भी नागरिक हो, जिसने जैसा करा कानून उसके हिसाब से उसे सजा दी। किसी के जिंदा मुर्दाबाद बोलने का काम हम नहीं करते। सिर्फ जातिवाद का ठेका और सेना, जो कि हिंदुस्तान की सेना ने इतने शौर्य का काम करा, उस एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाने वाले, लेकिन ये तो सबूत मांग रहे हैं। सबूत की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत उठा रहे हैं। ये सब जो है पाकिस्तान कभी कबूल नहीं कर सकता। अगर हमने अटैक नहीं करा तो पाकिस्तान ने अपने F-16 क्यों हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था? हमने अटैक करा, उसके जवाब में तो उन्होंने रिटेलिएशन करा पाकिस्तान ने। एक मिनट बस, मैं इन जितने भी मेरी जनता खड़ी है विपक्ष पार्टी, मैं इनसे कहता हूँ, हमारे मुलायम सिंह जी आशीर्वाद दे गए कि प्रधानमंत्री जी आप ही दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, तो ये उस बात को माने, दोबारा फिर मोदी जी प्रधानमंत्री, इस बात को। आशीर्वाद तो अपने बेटे को भी दे रहे हैं वो।
अपने बेटों को भी तो बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं हारने के लिए, हमें दे रहे हैं जीतने के लिए। बेटा हारेगा, हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी इस बार भी। था मायावती को क्या दिया था मुलायम सिंह जी ने? आज वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की ये हालत है। योगी सरकार में अपने आप को इतने सुरक्षित मानती हैं वे। कल तक जो एसपी के गुंडे हुआ करते थे आज उन्हीं के गोदी में जाकर बैठ रही हैं मायावती जी। आज कितना अच्छा टाइम आ गया यूपी का। आप बता, कोई डर नाम की चीज, यूपी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के गुंडे, भाषा है ये इनकी भाषा से सब कुछ साफ हो रहा है कि भोगलाए हुए हैं। और गठबंधन बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही मजबूती के साथ सारे सर्व समाज को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर एक परचम लहराने का काम गठबंधन करेगा। लेकिन रही विकास की बात, एक सवाल मैं आपसे इन लोगों से करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से। आप यहां से लेकर के चले जाएं, सड़कों में गड्ढे नहीं है, बिल्कुल भी गड्ढों में सड़क बनी हुई है। साथियों, कानून व्यवस्था की बात यह है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी जो है विधायक के ऊपर जूता फेरने का काम करता है। ये इनका जो है कानून है। मुलायम सिंह ने मोदी जी को दोबारा आने का वो दिया है, उनका आज तक का इतिहास है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है वो दोबारा कभी नहीं आया है। मुलायम सिंह आशीर्वाद की जगह अभिशाप देते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है बैठ के कि मेरे पिताजी ने जिस प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया वो कभी लौट के ही नहीं आया। मोदी जी भी नहीं आएंगे। अगर ऐसा है, ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने जिस आशीर्वाद दिया है वो कभी प्रधानमंत्री बनता, तो अखिलेश जी क्यों बार बार मुलायम सिंह से आशीर्वाद मांगने जाते हैं? और वो तो उनके बेटे हैं, अधिकार है पूरी जिंदगी में। मोदी जी देखिए, ये भी उनका अधिकार है मुलायम सिंह का कि वो चाहे मोदी जी को आशीर्वाद दे चाहे किसी को दे। मुझे तो अभी इनकी बात का जवाब देना जो कह रहे थे सपा के बारे में, तो ये मायावती जी ने कभी नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पे मोह लगेगी हाथी पर, और आज वो इन गुंडों के साथ मिलकर बैठ गई जिनका गुंडों की छाती पे चढ़ के वो हाथी पे मोह लगवा रही थी। आज उन्हीं गुंडों के साथ है मायावती। वो गुंडे भाजपा वाले थे, सपा नहीं थी, वो भाजपा वाले गुंडे थे। बात कर साहब, आप भाई साहब को जानकारी नहीं है। हम इनसे कहते हैं ये भी हमें भाजपा को समर्थन कर दे। हम इन्हें ज्ञान की परिभाषा बताएंगे आने वाले समय में। और मैं इतना कहना चाहूंगा भाई साहब, अभी एक बात चल रही थी, भगवान श्री राम ने जो वानरों को लेकर के लंका पर विजय करी थी, इनका जो है भगवान श्री राम से कोई वास्ता नहीं है। ये रावण के वंशज है, ये रावण के वंशज है। रावण जिन लोगों को साथ लेकर चला था, जिस तरह से भगवान श्री राम की सेना ने अधर्मियों का नाश कर करके उन्हें उखाड़ फेंकने का काम किया था, उसी तरह से भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और जो ये महामिलावट गठबंधन है, उन्हें उखाड़ फेंकने का काम ये नरेंद्र मोदी के चौकीदार करेंगे। भगवान श्री राम का नाम लेके चल रहे हैं, भगवान श्री राम का नाम लेके, लेकिन राम मंदिर नहीं बना रहे। भगवान श्री राम सबके हैं। भगवान श्री राम जितने मोदी जी के हैं उससे कहीं ज्यादा राहुल जी के हैं। देखिए, भैया ने कहा गठबंधन के लिए कि मायावती अखिलेश जी के साथ मिल गई। गठबंधन अगर देखना है तो जो नॉर्थ ईस्ट में गठबंधन हुआ था, जिन लोगों ने देश के झंडे जलाए थे, मैं प्रूफ दे सकता हूं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। भैया ने कहा कि पीडीपी सरकार को जब पता चला कि वो आतंकवादियों के साथ है तो हटा दिया। ठीक है, अफजल गुरु को फांसी हुई थी कांग्रेस सरकार में। गठबंधन कब हुआ? बाद में हुआ। बीजेपी ने गठबंधन बाद में किया। पहले कांग्रेस सरकार ने अफजल गुरु को फांसी दी, बीजेपी सरकार अफजल गुरु को शहीद कहने वाले महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करती है। देखिए, गूगल ने, इंटरनेट और गूगल ने बहुत सारी चीजें बदल कर रख दी हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसके बारे में छोटे शहर से लेके बड़े महानगर तक का व्यक्ति न जानता हो। सारे मुद्दे गूगल पर ये लोग छान लेते हैं, जनता सब जानती है। और अब की इलेक्शन में एक एक वोट डालकर जिसको भी वोट देना है वो पूरा हिसाब किताब चुकता करेगी। फिलहाल माहौल बनाए रखिए, मिलते हैं अगले शहर में।